नमस्कार। बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स फर्स्ट के पेपर में क्वांटम मैकेनिक्स में मैं भौतिक शास्त्र विभाग से अनिल कुमार गुप्ता जो अपना कल का वीडियो था प्रकाश विद्युत प्रभाव, उसके हमने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स की विवेचना की थी, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को समझा था। जो प्रायोगिक परिणाम हमको प्राप्त हुए हैं, आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स की अप्रोच के द्वारा उनको समझते हैं और फिर आइंस्टीन के द्वारा किस प्रकार की व्याख्याएं दी गई वो हमें समझना है। क्लासिकल मैकेनिक्स के समय जो वेव थ्योरी है पूर्ण रूप से स्थापित हो चुकी थी। हम इसके द्वारा व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण सफलतापूर्वक समझा रहे थे और इस अवधारणा के अनुसार प्रकाश ऊर्जा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर ऑसिलेशंस करते हैं। अतः जो प्रायोगिक परिणाम हमें प्राप्त हुए, जिनकी कल हमने विवेचना की थी, उनको तरंग सिद्धांत के ऊपर समझाने का प्रयास किया। क्लासिकल कंसेप्ट के अनुसार जब हम तीव्रता बढ़ाते हैं तो तीव्रता बढ़ाने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो फोर्स है उसका मान भी बढ़ता है। परिणाम स्वरूप जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि होनी चाहिए। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान तीव्रता पर निर्भर होना चाहिए, जबकि प्रायोगिक परिणाम इससे मेल नहीं खाता है, तीव्रता पर वह निर्भर नहीं करता और तीव्रता बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ती बल्कि नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। क्लासिकल थ्योरी के अनुसार तीव्रता को बढ़ाकर के किसी भी आवृत्ति के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव देखा जा सकता है, प्रारंभ होना चाहिए था। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। जबकि प्रायोगिक परिणाम ये मिले हैं कि धेली आवृत्ति और इससे अधिक आवृत्ति के आपातित विकिरण होने पर ही प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रारंभ होगा। क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार तीव्रता को बढ़ा करके प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रारंभ होना चाहिए। क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार चूंकि तरंग की ऊर्जा तरंगाग्र में है, वेव फ्रंट फॉर्म में है, अतः जब ये किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होगी तो इसकी ऊर्जा तरंगाग्र के ज्यामितीय क्षेत्र में आने वाले इलेक्ट्रॉन को समान मात्रा में मिलती है। अतः क्लासिकल थ्योरी के अनुसार निम्न तीव्रता पर इलेक्ट्रॉन का धातु के कार्यफलन को पार करने में कुछ समय भी लगना चाहिए, जबकि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की प्रक्रिया है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इस प्रकार से क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट की विवेचना की गई उनमें कोई भी तालमेल नहीं बैठ पाता है। इन प्रायोगिक परिणाम की जो व्याख्या है, आइंस्टीन ने इसके लिए प्रयास किया और उन्होंने प्लैंक्स के कंसेप्ट को यूज किया। प्लैंक्स की परिभाषा जो परिकल्पना है उसको स्वीकार किया। प्लैंक रेडिएशन लॉ की उपयोग करते हुए आइंस्टीन ने इसकी व्याख्या दी। जिस प्रकार से
प्लैंक्स ने अपनी अभिकल्पना में, प्लैंक हाइपोथेसिस में ये माना था कि विद्युत चुम्बकीय तरंग को ऊर्जा के अलग अलग ऊर्जा पैकेट के रूप में माना जा सकता है तथा तरंग द्वारा ऊर्जा का जो स्थानांतरण होगा वह परंपरागत तरंग सिद्धांत के द्वारा ही होगा। मिनिमम एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल के मान डिस्क्रीट हैं जिसको हमने NH न्यू कहा है। आइंस्टीन के अनुसार ऊर्जा का जो आदान प्रदान है वह आदान प्रदान सतत रूप में नहीं होकर के ऊर्जा के पैकेट के रूप में होता है और इस क्वांटा की जो एनर्जी है उसको NH न्यू कहा है। इस प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी मिलेगी वो फोटोन के रूप में मिलेगी और इसी रूप में संचरित होगी। किसी निश्चित तीव्रता के प्रकाश के लिए उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा का जो निरोधी विभव है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वह प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात विकिरण की आवृत्ति न्यू के बढ़ने से फोटोन की ऊर्जा h न्यू बढ़ेगी, जिससे इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। आप जानते हैं किसी इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब पृष्ठ से बाहर निकालेंगे, ये परिभाषा आपने पढ़ी हुई है, ये परिभाषा कार्यफलन की कहलाती है। किसी इलेक्ट्रॉन के लिए वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जो धातु पृष्ठ पर उपस्थित विभव रोधिका को पार कर धातु पृष्ठ से बाहर निकल जाता है। कार्यफलन प्रत्येक धातु का एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर है, अभिलाक्षणिक गुणधर्म है और हर धातु के लिए कार्यफलन के मान अलग अलग भी हैं। कार्यफलन की अवधारणा से देहली ऊर्जा को संबंधित किया जाता है फाई इज इक्वल्स टू h न्यू 0। इस समीकरण में जो फाई है वह कार्यफलन कहला रहा है। h न्यू ऊर्जा के फोटोन वाला कोई प्रकाश जब धातु पृष्ठ पर आपतित हो रहा है, प्रत्येक फोटोन धातु पृष्ठ से किसी एक इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित होता है। तब फोटोन की h न्यू ऊर्जा में से फाई h न्यू ऊर्जा कार्यफलन के रूप में काम आ जाती है और शेष ऊर्जा रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज h न्यू माइनस फाई, इसको लेकर के इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। अतः कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार काइनेटिक एनर्जी E के मैक्सिमम इज इक्वल्स टू हाफ mv² इज इक्वल्स टू h न्यू माइनस फाई का मान h न्यू 0 लिखा जा सकता है। इसलिए काइनेटिक एनर्जी का जो मान है वह हो गया हाफ mv² इज इक्वल्स टू h न्यू माइनस h न्यू 0। यह इक्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहलाती है। कई बार परीक्षा में फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखने के लिए भी आपको बोला गया है। आप देखिएगा, अगर फ्रीक्वेंसी न्यू का मान न्यू 0 से कम है, देहली आवृत्ति से कम है, तो गतिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक होगा, जो कि संभव नहीं है। इसलिए हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि न्यू का मान न्यू 0 से कम है तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट संभव नहीं होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को हम रीअरेंज कर सकते हैं और रीअरेंज करके हमको ये समीकरण प्राप्त हो रही है B0 इज इक्वल्स टू h बाई ई न्यू माइनस h बाई ई न्यू 0। यह जो समीकरण है यह आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण का एक दूसरा रूप है। इस समीकरण की हम विवेचना कर रहे हैं। कारण क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार जो स्टॉपिंग वोल्टेज है और फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशंस है वो हम देख रहे हैं लीनियर है। इसकी सहायता से हम स्लोप ज्ञात कर सकते हैं। स्लोप ज्ञात करके h का मान ज्ञात किया जा सकता है। जब आप लैब में जाएंगे
तो आप प्लैंक कांस्टेंट के मान की गणना भी कर सकते हैं। अतः इस प्रकार का जो संबंध है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का, उससे प्लैंक कांस्टेंट बेसिकली हम प्रयोगशाला में यही कार्य करते हैं और इससे हम प्लैंक कांस्टेंट का मान जो है निकाल सकते हैं। धन्यवाद।